नमस्कार, मैं नीति शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से विषय अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो पिछले अध्याय से आगे का ही अध्याय है। इसके पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछले अध्याय का। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र के घटक के बारे में, कैसे परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये इसका बच्चों पहला भाग है। इस भाग में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में, वस्तुओं का अर्थ, वस्तुओं के प्रकार, निवेश, मूल्यह्रास, स्टॉक तथा प्रवाह, इनकी अवधारणाएं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आय का वर्तुल प्रवाह। इस अध्याय को जानने के बाद हम समझ सकेंगे कि वस्तु किसे कहते हैं, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, इन वस्तुओं के उत्पादन में निवेश कैसा होता है, निवेश की अवधारणा क्या है, निवेश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और मूल्यह्रास से क्या तात्पर्य है। आय का वर्तुल प्रवाह मीन्स चक्रीय प्रवाह, कैसे एक आय का प्रवाह जो होता है वो सर्किल में होता है, चक्र में होता है। सबसे पहले अब हम आते हैं वस्तुओं का अर्थ। वस्तुओं का अर्थ बच्चों, वस्तुओं में उन सभी प्राकृतिक, मानव निर्मित और भौतिक पदार्थों को शामिल किया जाता है जिनकी कीमत को बाजार में आंका जा सके। बहुत सिंपल डेफिनेशन है गुड्स की। वस्तुएं वो सारी चीजें वस्तुएं कहलाएंगी जो प्राकृतिक होंगी, मानव निर्मित होंगी यानी कि हम लोगों के द्वारा बनाई गई होंगी, और भौतिक होंगी। इसके साथ साथ एक बात और जोड़ी गई है, जिनका हम मूल्य माप सकें, जिनकी हम कीमत दे सकें, जिसको बाजार में हम आंक सकें जिनकी कीमत को। इसके लिए कुछ उदाहरण देखिए। ये देखिए, ये प्राकृतिक वस्तु हो गई, लकड़ियां, इनकी हम कीमत आंक सकते हैं, इनको हम बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। इन लकड़ियों से जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो ये हैं, कोई भी हो सकती है, अलमीरा हो सकती है, टेबल कुर्सी हो सकता है, सोफा हो सकता है, कोई भी वस्तुएं जो इंसान निर्मित कर रहा है उनकी वस्तु बाजार में कीमत जिसकी आंकी जाए। तीसरे नंबर पे हम उन वस्तुओं को भी शामिल करते हैं जो भौतिक रूप से हमारे आसपास हैं और जिनकी हम कीमत अदा कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, घर, कुछ भी, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट है और हमें समझना तो है ही है। वस्तुओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरा होता है उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। कौन सी वस्तुएं होती हैं, इनको हम अंतिम क्यों बोलते हैं और मध्यवर्ती क्यों बोलते हैं? बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अंतिम मीन्स जब हम किसी चीज को फाइनली उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं और वो उपभोक्ता उसका उपभोग कर लेता है, उसका कंज्यूम कर लेता है, तो हम उस वस्तु को बोलेंगे अंतिम वस्तुएं। यदि वही वस्तु कोई व्यक्ति एज ए कच्चा माल यूज करता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है और उसको फिर से कुछ अच्छा बनाकर
बाजार में उतार देता है बेचने के लिए, तो वही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाने लग जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए ये शक्कर है, चीनी। यदि इस चीनी का यूज एक गृहिणी अपने घर में खाना बनाने के लिए कर रही है, तो ये वस्तु इस गृहिणी के लिए अंतिम वस्तु कहलाएगी। और यदि यही शक्कर एक हलवाई यूज कर रहा है, तो वही वस्तु उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, क्योंकि वो हलवाई उसका उपभोग नहीं कर रहा है, उसको दूसरी तरीके से बनाकर उसके रूप में परिवर्तन कर उसको मार्केट में उतार रहा है। तो एक वस्तु कैसे अंतिम वस्तु बनी और कैसे वही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु बनी, ये हमने इस स्लाइड में जाना। इसके बाद हम डिफरेंस जानेंगे, भिन्नता जानेंगे उपभोग वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। बच्चों, जिन वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, उन वस्तुओं को हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। और जिन वस्तुओं का यूज उत्पादक करता है अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए और उसमें वो पूंजी लगाता है, इसलिए उन वस्तुओं को कहा जाएगा पूंजीगत वस्तुएं। सिर्फ यही अंतर होता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं। माना कि ये खाने की थाली है, इसको एक उपभोक्ता अब डायरेक्टली उपभोग करेगा, इसलिए ये वस्तु उपभोक्ता वस्तुएं होंगी। आप कपड़े को ले सकते हैं, आप टीवी को ले सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन को ले सकते हैं। ये सभी वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी, क्योंकि ये आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। पूंजीगत वस्तुएं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वो वस्तुएं जिनमें पूंजी लग रही है, उत्पादक द्वारा निवेश हो रहा है और उन वस्तुओं का उपभोग ऐसे उत्पादक हो रहा है, वो उनको बना रहे हैं, फिर उसके द्वारा वो कोई अन्य वस्तुओं का निर्माण करेंगे और उनको मार्केट में उतारेंगे। तो ऐसी वस्तुओं का एग्जाम्पल देखते हैं। भारी भरकम मशीनें हो सकती हैं, ट्रैक्टर, मशीनों का चित्र आप देख रहे हैं, ये वस्तुएं कहलाएंगी पूंजीगत वस्तुएं। अब बच्चों हम आते हैं निवेश किसे कहते हैं। निवेश को दूसरे शब्द में विनियोग भी कह सकते हैं। निवेश का अर्थ एक निश्चित समय के दौरान भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि होने से है। निवेश का अर्थ है एक निश्चित समय के दौरान भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि होना, मतलब कि जो स्टॉक में वृद्धि हो रही है पैसे की भौतिक रूप में, उसको हम निवेश कहेंगे। और ये दो तरीके के होंगे, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। स्थिर निवेश से आशय स्थिर पूंजी में निवेश से है, जैसे भूमि, भवन, वाहन आदि। मान लीजिए आपने पैसे से जमीन खरीदी या फिर कोई ट्रॉली खरीदी या फिर आपने कोई औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जो काफी लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसे निवेश को हम कहेंगे स्थिर निवेश। माल सूची निवेश इसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और से बेची गई वस्तुओं के बीच में अंतर को कहा जाता है। एक वर्ष की अवधि लेते हैं हम, उस एक वर्ष की अवधि में जितने माल का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ और जो उसी माल से जो बेचा गया, उनके अंतर को हम माल सूची निवेश कहेंगे। हम ये जानते हैं कि जितना उत्पादन उसी साल होता है उतना ही मार्केट में नहीं बिकता, कुछ अवश्य रह जाता है जो अगले सालों में काम आता है, इसलिए उस निवेश को हम कहेंगे माल सूची निवेश। अब आता है बच्चों, निवेश को कितने रूपों में बांटा गया है। निवेश को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सकल निवेश और दूसरा शुद्ध निवेश। सकल निवेश को हम कुल निवेश भी बोल सकते हैं। जब एक निश्चित समय अवधि के दौरान कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में जो कुल वृद्धि होती है, वह सकल निवेश
कहलाती है। यानी कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया निवेश करने के बाद, वो सारा का सारा हम ऐड कर लेंगे। शुद्ध निवेश एक निश्चित समय अवधि के दौरान अमूमन एक लेखा वर्ष ही होता है। भौतिक पूंजी में जो शुद्ध वृद्धि होती है वह शुद्ध निवेश कहलाती है। यहाँ पर शुद्ध वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर शुद्ध वृद्धि से तात्पर्य है बच्चों, हम ऐसा जानते हैं कि हम जितना उत्पादन करते हैं वो पूरा का पूरा तो काम लायक नहीं होता, उसमें कुछ टूट फूट अवश्य होती है, और उस टूट फूट को या फिर जो काम में ना आने वाली चीजें हैं उनको हम घटा देते हैं, जिसको हम मूल्य ह्रास बोलते हैं। जब हम उसको घटा देते हैं तो हमें निव्वल निवेश यानी कि शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया हम शुद्ध निवेश कैसे निकालते हैं, उसी क्रम में हम जानेंगे कि मूल्य ह्रास किसे कहते हैं। मूल्य ह्रास से आशय उत्पादन की प्रक्रिया में सामान्य टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में हुई हानि से है। यानी कि अब फिर से हम वही बात करेंगे कि हम जो पूरा उत्पादन करते हैं तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा प्रयोग करने लायक नहीं होता, उसमें कुछ सामान्य सी टूट फूट होती है, कुछ खराबी आती है, और अल्टीमेटली हम उसका यूज करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते। तो जो वो टूट फूट होती है उसका पैसा हम घटा देते हैं और उसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं, यानी कि मूल्य का ह्रास होना। बच्चों, अब आती है आपकी स्टॉक तथा प्रवाह की अवधारणा, यानी कि स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। जब स्टॉक को एक विशिष्ट समय बिंदु पर मापा जाता है जो उस समय में मौजूद सभी वस्तुओं की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर वस्तुओं की मात्रा से अभिप्राय मुद्रा की पूर्ति, राष्ट्रीय संपत्ति आदि से है। एक विशिष्ट समय पर हम स्टॉक को मापते हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समय विशेष पर 10 पेन है या 10 कॉपी है, तो ये आपका स्टॉक हो गया। अब प्रवाह किसी निश्चित समय अवधि में स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को मापता है एक स्पेसिफिक टाइम में। ये प्रवाह जो है इसको हम फ्लो भी बोलते हैं। तो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये जो फ्लो है ये प्रवाह कहलाएगा। यह समय काल एक दिन हो सकता है, एक महीने हो सकता है और एक वर्ष भी हो सकता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम ले लेंगे और उसमें हम मापेंगे कि कितना आया और कितना गया। जैसा कि हमने अभी पेन का उदाहरण लिया था कि 10 पेन है, तो वो 10 पेन का हमारे पास स्टॉक है और उसमें एक महीने के अंदर यदि हम मापते हैं, यदि 2 से 3 पेन ऐड हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रवाह। एक अन्य उदाहरण से भी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सपोज दैट ये पानी की टंकी है और ये नल है। नल में से जो पानी आ रहा है ये आपका कहलाएगा प्रवाह, और ये जो भरी हुई आधी टंकी है ये आपका है स्टॉक। बहुत ही सिंपल अवधारणा है, लेकिन बच्चों परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो प्रवाह और स्टॉक को एक ही समझते हैं, उनका भेद नहीं समझ पाते। उनका भेद जो है बस इतना सा है कि वो हमें एक महीने, एक दिन या एक साल, कोई भी पीरियड होता है, एक स्टॉक में जो स्टॉक है वो स्टॉक ही है, स्थिर है, और जो प्रवाह है वो फ्लो हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट भी रहा है। इन दोनों चीजों को जब हम समाहित कर लेते हैं तो वही धारणा जो है वो प्रवाह की बन जाती है। बच्चों, अब आता है आपका आय का वर्तुल प्रवाह।
ये भी काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आय का वर्तुल प्रवाह, वर्तुल को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं चक्रीय प्रवाह, जो चक्र में चलता है। किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होता है। किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होता है। आपने समझा उत्पादन के कारक कौन से होते हैं, ये हमने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया। पूंजी, प्रबंध, साहस, ये जितने कारक हैं इनको आय प्रदान होती है। जैसे मजदूरों को हम मजदूरी देते हैं, भूमिपति को लगान देते हैं, पूंजीपति को ब्याज देते हैं, और जो साहसी होता है वो लाभ कमाता है। इस तरीके से उनकी जो आय होती है वो समस्त आय समस्त व्यय के बराबर होती है। जब परिवार द्वारा आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो यह राशि समस्त व्यय के रूप में फर्म को प्राप्त होती है। हम मान के चलते हैं, ये वाला उदाहरण आप पहले भी देखे थे कि जो फैमिली है, समष्टि अर्थशास्त्र में हमने जब चर्चा की थी क्षेत्रों के बारे में, परिवार को लिया था, फर्म को लिया था, सरकार को लिया था और वह क्षेत्र को लिया था। तो उसमें जब हमने फैमिली को लिया था तो हमने समझाया था कि हम मानते हैं कि फैमिली में एक व्यक्ति होता है जो किसान होता है, कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है, कोई व्यक्ति अपना निजी व्यवसाय चलाता है। तो इन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को जो आय प्राप्त होती है वही परिवार की आय होती है, और यह आय हम मान के चलते हैं कि वो अपने पास नहीं रखता, वो फिर से बाजार में लाता है, क्योंकि उसको और अन्य सामानों की जरूरत होती है। तो वो जो फ्लो आता है तो वो समस्त व्यय के रूप में फर्म को प्राप्त हो जाता है। जब फर्म द्वारा प्राप्त समस्त आय का भुगतान उत्पादन के कारकों को किया जाता है तो यह समस्त आय का रूप ले लेती है। तो फर्म भी क्या करेगी? उत्पादन करेगी, सेवाओं का उत्पादन करेगी, वस्तुओं का उत्पादन करेगी, और अल्टीमेटली वो पैसा इन कारकों को दे देगी उनकी आय के रूप में, क्योंकि वो इनका यूज कर रही है। तो यह समस्त आय का रूप ले लेती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में परिवारों का समस्त उपभोग फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए राम की एक कपड़े की दुकान है। वो उस कपड़े की दुकान पे एक सर्वेंट रखता है, सोहन नाम का। वो सोहन 5,000 रुपए सैलरी के रूप में पाता है। जब उसको 5,000 रुपए मिलते हैं तो वो एक मान लीजिए किराने की शॉप पे गया और उसने अपने लिए खाने का सामान खरीदा। अब जो वो शॉपकीपर है वो उसका नाम मान लेते हैं श्याम है। श्याम के घर में मानते हैं कि उसके घर में कोई शादी आ गई या कोई अन्य फंक्शन आ गया जिसके लिए उसके परिवार को कपड़ों की जरूरत है, और वो कपड़े खरीदने के लिए अल्टीमेटली फिर से राम के पास चला गया। तो वो जो आय है उसका चक्रीय प्रभाव हमें देखने को मिला। राम के पास से सोहन के पास, सोहन के पास से श्याम के पास, और श्याम के पास से फिर से राम के पास पैसा वो चला गया। इसको हम इस प्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। जो आय का वर्तुल प्रवाह है, हम देख रहे हैं कि ये जो मॉडल है ये 2 क्षेत्रीय मॉडल है। इसमें हम 2 चीजों को सम्मिलित कर रहे हैं, व्यावसायिक फर्में और परिवार। ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। परिवार में सभी हैं, एक पूंजीपति भी है, उद्योगपति भी है, भूमिपति भी है, मजदूर भी है, और जिन्हें आय प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो व्यावसायिक फर्में हैं, ये व्यावसायिक फर्में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं।
इनका जब वो उत्पादन कर रही हैं तो वो किन की सहायता से कर रही हैं? वो इन साधन कारकों की सेवाओं से उत्पादन कर रही हैं, जिनके एवज में उनको क्या मिल रहा है? भूमि को लगान मिल रहा है, श्रम को मजदूरी मिल रही है, पूंजी को ब्याज मिल रहा है और धन को, साहसी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो अब ये जो मिल रहा है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मौद्रिक प्रवाह। इन्हें मुद्राएं मिल रही हैं और इस पैसे से वो क्या खरीदेंगे? वस्तु एवं सेवाएं। तो जब वस्तुओं और सेवाओं की बात करते हैं तो वो क्या हो गया? वास्तविक प्रवाह। वो वास्तव में आपको प्रत्यक्ष रूप से चीजें मिल रही हैं जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगी। इसलिए हम मान के चलते हैं वास्तविक प्रवाह और पूरक मौद्रिक प्रवाह ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम ऐसी अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं जहां पर हम सारा सामान मुद्रा से ही क्रय करते हैं। तो हम मौद्रिक प्रवाह के बारे में भी समझेंगे और वास्तविक प्रवाह के बारे में भी समझेंगे। अब बच्चों आता है जो आय का चक्रीय प्रवाह है या आय का जो वर्तुल प्रवाह है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो होता है सर्किल में इनकम का। इसका जो चरण है वो 3 चरण है, उत्पादन चरण, वितरण चरण और उपभोग व्यय चरण। हम सबसे पहले उत्पादन चरण में जाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक फर्में हैं वो उत्पादन करेंगी, वस्तुओं का उत्पादन करेंगी, जिससे वो कैसे क्या करेंगी? जब उत्पादन करेंगी तो हम मान के चलते हैं वो परिवार का यूज कर रही हैं, वो लोगों का यूज कर रही हैं, वो साधनों का यूज कर रही हैं। और जब वो साधनों को उनके एवज में मुद्रा प्रदान करती हैं तो वो आ जाता है आपके सेकंड नंबर पर वितरण चरण। वितरित करती हैं पैसा वो भूमिपति को लगान के रूप में, पूंजीपति को ब्याज के रूप में, और जो साहसी है उसको लाभ के रूप में, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको वेतन के रूप में। तो ये आ गया आपका वितरण चरण। अब ये जो साधन है, ये कारक जो है, अब ये क्या करेंगे? भूमिपति को भी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सामान चाहिए होगा। जो वो अन्य सामान खरीदेगा, उस पर जो व्यय करेगा, उसको हम अल्टीमेटली बोलेंगे उपभोग व्यय चरण। यानी कि यहाँ से उसने कमाया, यहाँ पर उसको मिला और यहाँ पर मिलने के बाद उसने यहाँ पर आके वस्तुओं का क्रय किया अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। बच्चों, अब काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है। आय के वर्तुल प्रवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। बच्चों, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को हमने आपको एक चित्र के माध्यम से अभी समझाया था, जिसको अब हम फिर से देखते हैं। वास्तविक प्रवाह से तात्पर्य साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर प्रवाह तथा ठीक उसी प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का फर्म से परिवार की ओर प्रवाह है। वास्तव में किन चीजों का? वस्तुओं और सेवाओं का, जो फर्में साधन कारकों को प्राप्त कराती हैं। अब आता है मौद्रिक प्रवाह। जब एक वर्ग द्वारा परिवार को उनके साधन सेवाओं के लिए साधन भुगतान किया जाता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, किराया हो सकता है, मजदूरी हो सकती है, ब्याज हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, ये सभी सम्मिलित होते हैं मौद्रिक प्रवाह में। हम जानते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था जब प्रवाह में होती है, फ्लो में होती है, तो हमें उसमें दोनों फ्लो देखने को मिलते हैं, वास्तविक भी और मौद्रिक भी, क्योंकि बिना मुद्रा के इस समय अर्थव्यवस्था संचालित नहीं होती। यदि मुद्रा संचालित नहीं होती, यदि हम ऐसी जगह पे रहते, ऐसी अर्थव्यवस्था को बिलोंग करते जहां पर सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली होती, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं लाते। मौद्रिक प्रवाह अर्थव्यवस्था में होता ही नहीं,
चूंकि हम अब सभी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बिलोंग करते हैं जहां पर मुद्रा एसेंशियल रोल प्ले करती है। बिना मुद्रा के साधनों को आय प्राप्त नहीं होती और जिससे वो रियल वस्तु या सेवा नहीं खरीद पाते। इसलिए ये दोनों का ही पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों, अभी आपने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं। इन संकल्पनाओं में स्पेशली वस्तुओं का अर्थ, प्रकार, निवेश। निवेश में भी हमने दो तरीके के निवेश पढ़े, सकल निवेश, शुद्ध निवेश। इसके साथ साथ हमने मूल्यह्रास की अवधारणा को जाना और उसके बाद हमने जाना स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक का प्रवाह से क्या संबंध है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या है, और अंत में हमने जाना आय का वर्तुल प्रवाह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। तो बच्चों, इसके साथ अब हम आपको गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिनका आपको घर पर लिखना है इन आंसर्स को। पहला लेते हैं, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है निवल निवेश की संकल्पना समझाइए, यानी कि शुद्ध निवेश की संकल्पना समझाइए। तीसरे नंबर पे लेते हैं स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ, सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह किस प्रकार कार्य करता है। तो बच्चों, आशा है कि आप ये वाला चैप्टर का प्रथम भाग समझ चुके होंगे। अगले भाग में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की परिभाषा और राष्ट्रीय आय की जो गणना की विधियां हैं वो क्या हैं, जैसे उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि। इन विधियों का यूज कैसे करेंगे और यूज करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, कैसी कैसी सावधानियां अपनानी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।